चौबीस साल के रणजीत भाटी भारत के एक यंग और टैलेंटेड जैवलिन थ्रोअर। रणजीत का जन्म हरियाणा के बल्लभगढ़ में हुआ, जहां उन्होंने 21 साल की उम्र से जैवलिन के साथ अपना रिश्ता जोड़ा। मगर 2012 में एक दुखद हादसे में उनको अपनी एक टांग गंवानी पड़ी। एक्सीडेंट के बाद रणजीत कई हफ्तों तक आईसीयू में रहे और बेड रिडन भी हो गए। ऐसे हादसों के बाद जहां ज्यादातर लोग हिम्मत छोड़ देते हैं, रणजीत ने अपनी हिम्मत नहीं गंवाई और जैवलिन के साथ अपना रिश्ता बरकरार रखा और स्टेट और नेशनल लेवल पर जैवलिन थ्रो में कई उपलब्धियां हासिल करी और अभी हाल ही में उनका सिलेक्शन F57 कैटेगरी में टोक्यो पैरालंपिक्स में जाने वाली भारतीय टीम में हुआ है। आइए बात करते हैं खुद रणजीत से और उनसे जानते हैं कि कैसा रहा उनका अब तक का सफर। मैं अच्छा हूँ भैया। अच्छा, आज का ट्रायल कैसा रहा आपका? ट्रायल भैया बहुत अच्छा रहा, मेरी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा लगा और मैंने आज अपना पर्सनल बेस्ट दिया है। जो आज परफॉर्मेंस निकली है उसके हिसाब से अगर मैच किया जाए तो मैं 3 साल की परफॉर्मेंस के खिलाड़ियों में वर्ल्ड में टॉप 5 पे बैठा हूँ। अच्छा। आज की परफॉर्मेंस के हिसाब से। अच्छा, एक बार अपनी कैटेगरी बताओ, कौन सी कैटेगरी? हाँ, मैं 57 में खेलता हूँ। F57 कैटेगरी है मेरी। ओके, इसमें खेलता हूँ मैं। तो आपने बताया कि वर्ल्ड के अंदर अगर 2021 की रैंकिंग देखी जाए तो उसमें तो वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से 2021 की देखी जाएगी तो मैं वर्ल्ड के टॉप 3 में हूँ। अब तक जितने भी कंपटीशन हुए और जितने भी खिलाड़ी खेले हैं वर्ल्ड लेवल पे, सबकी कंपटीशन में लगा तो टॉप 3 पे बैठा हूँ मैं आज। तो रणजीत देखो, एक बात मुझे बताओ, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि तुमने बताया कि तुम कहीं पे गए थे कोई गेम देखने के लिए, राइट? वहाँ पे तुमने ऐसी मतलब जैवलिन थ्रो करा और वहाँ पे जो ऑब्जर्वर थे उन्होंने सोचा कि मतलब यू कैन बी अ गुड प्लेयर। तो वहाँ से मेरे को बताओ, वहाँ से हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट, कैसे शुरू हुआ? मेरे को जब वहाँ पे गया था तो लोगों ने ऑब्जर्व किया था, कोचेस थे कुछ, उन्होंने बताया था कि यार तू बहुत अच्छा थ्रो कर सकता है, तेरे हाथ में जर्क, एक नेचुरली जर्क होता है ना कि थ्रोइंग के लिए एक जर्क की ज़रूरत होती है हमें, वो तेरे हाथ में हमें दिख रहा है, तुझे नहीं पता है अपनी खूबियाँ, हमें दिख रहा है कुछ, तू जैवलिन थ्रो कर ले, हमारे पास आ जा, स्टार्ट कर। तो उस टाइम पर मैंने उन लोगों को थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, छोड़ दिया, उन लोगों को माइंड नहीं किया। मैं कहा ठीक है, हो जाएगा, देख लूँगा। मैं जॉब करता था, उसके बाद में मेरे दोस्त ने, एक प्रदीप ने, उन्होंने मुझे बताया कि और अच्छा कर सकता है। तब से उन्होंने बताया, मैं तब से अपना जॉब छोड़ा और स्पोर्ट्स में प्रॉपर घुस गया। तो एक गांव, देहात के गांव में एक खेत में ऐसे ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी मैंने। अच्छा। जहाँ पे दीपक यादव नाम के कोच थे, उन्होंने मुझे स्टार्ट करवाया था बात, स्टार्टिंग जो थी मेरी। तो खेत के अंदर आप प्रॉपरली? एक खेत के अंदर। कैसे करते थे जरा बताओ। वहाँ पे हमारा ये जो स्टैंडिंग होती थी, जैसे मिट्टी का हमने लोग ट्रैक बनाते थे, डेली सुबह शाम उस पर पानी डालते थे। क्योंकि चलने से वो खुद जाता था, स्पाइक्स में नेल्स होती थी। अच्छा। उस वजह से खुद जाता था, डेली सुबह शाम पानी जैसे यहाँ से थोड़ा सा दूरी पे 12 थी, वहाँ से पानी लेके आते थे। वहाँ पे एक कमरा बना रखा था, वहाँ पे जैवलिन रखने जाते थे, फिर अपने सुबह शाम मतलब मिट्टी में वर्क करते थे। अच्छा। फिर उसको सुबह शाम फिर पानी डाला, फिर दबाया, फिर सुबह शाम वर्क, और उसी खेत में करते थे। जब घास जम जाए तो उस ग्राउंड को साफ करना। तो प्रॉपर एक मिट्टी से उठे हुए खिलाड़ी। हाँ, प्रॉपर मिट्टी से। अच्छा, जब आप अपने उस फेस को याद करते हो और जब आप ये देखते हो कि आज आप पैरा ओलंपिक्स के जो ट्रायल हो रहे हैं उसके लिए आप जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर आए हुए हो यहाँ पे, तो उससे आप इस चीज़ को कैसे कंपेयर करते हो? मतलब आपकी जो जितनी जर्नी रही है उसको कैसे कंपेयर करते हो आप? मैं जितनी जर्नी रही है मेरी, मैं इतना अभी ये नहीं कह सकता कि मैं ज़्यादा अच्छे लेवल का हो गया हूँ या मैं ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुका हूँ या ओलंपिक खेलने जा चुका हूँ, मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जिस जर्नी से मैं गुजर के आया हूँ, शायद ही कोई खिलाड़ी नहीं गुजरे, उससे मैं दुआ करूँगा यही कि उस जर्नी से कोई खिलाड़ी ना गुजरे। अगर खिलाड़ी को किसी को सपोर्ट करना तो उसको हमेशा ग्रास रूट पर सपोर्ट करो। स्टार बनने के बाद बहुत सारे लोग होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। वही मेरे हालात थे कि जब मैं ग्रास रूट पे था तब मेरे पास कोई नहीं था, नहीं कोई पैसा दे रहा था, मतलब खुद की डाइट के पैसे नहीं थे। अच्छा, अपनी आपका जो ये एक्सीडेंट से आपको डिसेबिलिटी हुई, कैसे हुआ, ज़रा उसके बारे में बताओ। और जब मैं 10th क्लास में था, 2012 की बात है ये, तो उससे पहले मेरा सपना था कि मुझे आर्मी में ज्वाइन करनी है। अच्छा। आर्मी का सपना था, मैं सुबह शाम रनिंग करता था, उसकी तैयारी करता था। तो सुबह शाम रनिंग करने के बाद ऐसे ही मेरी बाइक से एक हादसा हुआ 2012 में। अच्छा। तो मार्च की बात है, 2012 मार्च की। तो उसकी वजह से मेरा ये हिप है, जो राइट हिप है, ये बोन पूरा फ्रैक्चर हो गया, टूट गया, खत्म हो गया, डैशआउट हो गया पूरा हिप्स। ओके। बैक इसका थाई का पूरा हिप्स डैशआउट हो गया। तो उसकी वजह से पैर में शॉर्टनिंग आ गई। ओके। लेग से मेरा उसमें शॉर्टनिंग आ गई और उसकी वजह से जो इसकी मसल्स हैं उन्होंने वर्क करना बंद कर दिया। तो जब से मसल्स का वर्क खत्म हुआ है तो एक नॉर्मल लाइफ से मैं डिसेबल लाइफ में आया था। तो उसके टाइम पे मुझे नहीं पता था क्या होता है क्या नहीं होता। तो एक माइंड में कहीं ना कहीं अपसेट्स आ जाता है कि नॉर्मल लाइफ जीने के बाद में आप एक डिसेबिलिटी में उतर रहे हो, तो कहीं ना कहीं दिमाग में होता है तो गलत है। वो फेस कैसा था? मतलब देखो, आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो,
और एकदम से मतलब एक एक्सीडेंट के बाद सब कुछ चेंज हो गया आपके सब कुछ लिए? चेंज हो जाता है। मेरे 2 साल अप्रॉक्स बेड रेस्ट रहा था। 2 साल? हाँ, बेड पे ही रहा था। 1 महीने वेंटिलेटर पर रहा था। कुछ नहीं पता था कहाँ दिन हो रहा, कहाँ रात हो रहा, कुछ नहीं पता। सिर्फ एक चीज़ याद है, जिस टाइम पे आँख खुली तो माँ बाप आईसीयू के गेट के सामने खड़े थे। अच्छा। वो चीज़ मेरे को बड़े अच्छे से याद है। और मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि बचपन सिर्फ एक बार आता है, लेकिन मेरी लाइफ में 2 बार आया है। कैसे? एक बचपन वो था कि जब बचपन में मम्मी पापा का हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं ना, छोटा सा बचपन वो होता है। और एक अब था कि जिस टाइम पे मैं बेड रेस्ट से उठा था तो माइंड बिल्कुल ख़त्म था। नहीं पता था कैसे चलना, क्या वॉक करना, क्योंकि 2 साल तक एक बेड पे स्टेबल पड़ा रहना। तो अपने आप को आपने उस आईसीयू से बेड रेस्ट, आईसीयू के बाद बेड रेस्ट, और उसके बाद आपका स्पोर्ट के अंदर आना, ये मतलब एक तरह से बहुत चैलेंजिंग होता है, जहाँ पे तो मतलब आप खड़े भी नहीं हो पा रहे। उसके बाद में आपने मतलब स्पोर्ट्स के अंदर कैसे ट्रांजिशन करा? जब मैं घर पे अकेला था, बिस्तर पे पड़ा रहता था, तो जब नॉर्मल से एक डिसेबिलिटी में आया तो कहीं ना कहीं मेरे को दुख होता था, यार कहाँ आ गया, लाइफ कुछ नहीं है। मतलब आस पड़ोस में गांव में कोई डिसेबल्ड नहीं था, नहीं मेरे को डिसेबल्ड लोगों की लाइफ के बारे में पता था। जिस टाइम पे मेरे साथ में हादसा हुआ तो उस टाइम में मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज़ रहती कि मुझे सुसाइड करना है। सुसाइड? हाँ, कैसे भी हो मुझे मरना है बस। लेकिन फिर ऐसे ही मैं एक दिन अपने घर की गैलरी में लेट रहा था, तो मैंने एक ऐसे इंसान को देखा जिसके हाथ नहीं थे और पैर नहीं थे। तो वो स्केटिंग बोर्ड पर था, ज़मीन पे था, और इतने इतने हाथ थे उसके, उसने जूते फंसा रखे थे हाथों में, ऐसे स्केटिंग बोर्ड को चला रहा था। उस दिन जब मैंने उसको देखा था तो उस दिन से मेरे माइंड में मोटिवेशन आया, यार इसके हाथ पैर नहीं है, ये बंदा सर्वाइव कर रहा है, तो मैं क्यों सर्वाइव नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं रह सकता। राइट। मैंने अपनी मेंटलिटी वहाँ से बदली। उस बंदे को देख के मेरे अंदर मोटिवेशन आया। उसके बाद मैंने अपनी मेंटलिटी पूरी चेंज करी। जब ये सर्वाइव कर सका तो मैं भी डेफिनेटली करूँगा। तो जब आपने ये डिसीजन लिया कि मेरे को स्पोर्ट्स के अंदर आना है, तो आपके घर वालों ने कैसे रिएक्ट करा? जिस टाइम पे मैं जॉब करता था स्पोर्ट्स के अंदर आने के लिए, जब मैंने डिसीजन लिया था तो क्योंकि एक मैं प्रॉपर गांव से बिलोंग करता हूँ, तो गांव में क्या होता है कि एक प्राइवेट नौकरी लग जाए 10-12 हज़ार रुपये की महीने की, लड़का अच्छा नौकरी कर रहा है, भाई शादी कर दो, खत्म। लेकिन जिस टाइम पे मैं सिटी में आया तो मुझे पता लगा कि यार कुछ भी नहीं है, 10-12 हज़ार रुपये क्या मायने रखते हैं, घर भी नहीं चलता है अगर अच्छे से देखोगे तो। लेकिन गांव की मेंटलिटी थी कि 10-12 हज़ार रुपये बहुत होते हैं, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं थे जब मैंने शहर में आके देखा। तो उसके बाद में जब मैंने डिसाइड किया कि मेरे को स्पोर्ट्स करना, मेरे को जॉब छोड़नी है। अच्छा। उन लोगों ने कई बार मेरे को बोला भी कि नहीं जॉब कर ले, फ़ायदा है, शादी कर देंगे आराम से। मैं कहा नहीं, मेरे को स्पोर्ट्स करना है बस। मैंने क्विट किया, उसको छोड़ दिया जॉब को, स्पोर्ट्स में ज्वाइन हो गया सीधा। तो घर वालों ने कई बार बोला कि नहीं भाई गलत हो रहा है, तू कर ले, पैसे नहीं है हमारे पास, हम नहीं कर पाएंगे कहीं से। मैं कहा ठीक है, मैं कहीं से मांगूंगा, कैसे भी करूँगा, कुछ भी करूँगा, किसी के सामने हाथ जोड़ूंगा, पैर पकड़ूंगा। स्पोर्ट्स करना है मुझे बस, मतलब मुझे करना ही स्पोर्ट्स है। अच्छा। मुझे और कुछ करना ही नहीं है लाइफ में। आप बोलोगे जॉब करो, नहीं करूँगा, शादी करो, नहीं करूँगा। अच्छा। अगर गलती से शादी भी ज़बरदस्ती करवाओगे तो छोड़ के भाग जाऊँगा। कुछ नहीं रखा, मुझे करना ही स्पोर्ट्स। मतलब स्पोर्ट्स का आपको नशा हो गया? हाँ बस, तब से नशा हो गया था, मुझे करना ही है और कुछ करना ही नहीं। तो घर वालों ने मतलब आपको उसके बाद, आपके डिसीजन के बाद आपको सपोर्ट करा? हाँ, कि भाई घर वालों ने मेरे डिसीजन के बाद में उन्होंने कुछ टाइम तक, एक मीडियम फैमिली से इतना पैसा तो होता नहीं है कि बाकी खर्च भी देखने होते हैं, बाकी छोटे भाई बहन भी हैं, उन लोगों की स्टडी भी है, उन लोगों की भी कुछ है, और अपने भी खर्चे हैं बहुत सारे, और किसान है, किसान के तो वैसे भी बहुत सारे पूरी खर्चे। तो उन्होंने कहा भाई एक टाइम तक हम तेरे को सपोर्ट कर सकते हैं, एक टाइम लिमिट तक, हम तेरे को 1 साल देते हैं, 2 साल देते हैं, तब तक हम सपोर्ट कर सकते हैं। राइट। लेकिन उसके बाद में अगर तू सक्सेस नहीं होता हम तुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा। तो कुछ कर, हमें नहीं पता, कुछ भी करिए। तो आपने क्या करा फिर? तो मैंने उनको बोला, मैं कहा अप्रोक्स आप मेरे को 5 साल दो बस। अच्छा। और ये कब की बात है? ये 2018 की बात है। अच्छा। जब मैंने उनको बोला था, मैं कहा आप मेरे को 5 साल दो, 5 साल में अगर मैं सक्सेस हो गया ठीक है, नहीं तो आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो अल्टीमेटम दे दिया? हाँ, अल्टीमेटम दे दिया 5 साल तक। अच्छा। मैं 5 साल तक ना आप मेरे को शादी के लिए फोर्स करो, ना किसी चीज़ के लिए करोगे। और रही बात पैसे की, मैं कहा आप जब तक आपसे हो पा रहा है तब तक आप दे दो, जिस दिन आप मना कर दोगे ना भाई पैसे नहीं है तू अपना देख, उस दिन के बाद मैं पैसे नहीं मांगूंगा। चाहे मैं किसी दोस्त के हाथ जोड़ूँ, किसी लड़की को बोलूँ, या किसी को बोलूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। अच्छा। यहाँ से स्पोर्ट्स था। तो फिर आपने अपनी ट्रेनिंग, इस फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के बाद आपने अपनी ट्रेनिंग को कैसे कंटिन्यू रखा? जिस टाइम पे मेरे पास पैसा नहीं था तो मेरा दोस्त है प्रदीप, हम लोग मैं इसके घर पे रहता था बेसिकली उस टाइम पे। तो इनके घर वालों ने मुझे एज ए फैमिली मेम्बर ट्रीट किया था बिल्कुल, मतलब जैसे अपना बेटा रह रहा हूँ ऐसे मुझे ट्रीट करके रखा था। उन्होंने कोई दिक्कत नहीं। तो एक मोमेंट ऐसा आया था मेरी लाइफ में कि जिस दिन मैं स्पोर्ट्स को क्विट करने ही वाला था। अच्छा। सिर्फ फाइनेंस की वजह से। तो मैंने अपनी समस्या अपने दोस्त को बुला के, और जो ये दिल्ली पुलिस में एक भैया थे सत्येंद्र यादव, इनके सामने अपनी समस्या रखी
मैं कहा भाई साहब देखो, मुझे अपनी परफॉर्मेंस का पता मैं कहाँ चल रहा हूँ और लोगों को पता मैं कहाँ चल रहा हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं छोड़ना चाह रहा हूँ इसे। तो उन्होंने थोड़ा विचार किया, सोचा, तो उन्होंने लास्ट में डिसीजन लिया कि भाई तू छोड़ मत, हम लोग तेरे साथ खड़े हैं। तब से उन लोगों ने सपोर्ट किया, फिर से मैंने स्पोर्ट्स कंटिन्यू करा। ओके। और अपनी जी जान लगा दी, पूरी उम्मीद लगाई अपना 100% दिया हर मोमेंट में। कहीं भी इतनी जगह नहीं छोड़ी कि हाँ लोग ये कह सकें, या जो फाइनेंस कर रहा है कि मुझसे ये कह सके यार तू तो ऐसी कर रहा मेरे पैसे से, या फिर तू तो मज़े ले रहा मेरे पैसे से। तो रंजीत, आपकी ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। आपकी जो ट्रेनिंग है आप उसको कैसे मैनेज करते हो? मतलब ट्रेनिंग के अंदर जैसे मेंटरिंग हो गई, न्यूट्रिशन हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप कैसे मैनेज करते हो उसको? मेंटरिंग का अगर देखा जाए, एक खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, एक प्रैक्टिस, स्टेडियम, खाना, सोना और डाइट, और एक कोच। राइट। तो जो हमारे एक कोच साहब हैं वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते हैं, किशन कुमार जी हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सरकारी नौकर हैं। तो उनका इतना सपोर्ट है कि जब हम उनको बोल देते हैं कि गुरुजी हमें ट्रेनिंग करनी है, वो अपना जॉब क्विट कर देते हैं, उस दिन ही छुट्टी ले लेते हैं। अच्छा। छुट्टी मार देते हैं, प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। जिस दिन हमें बोलेंगे ना छुट्टी मार लेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे हमको, ये है। और जो ट्रेनिंग होती है हमारी पूरे वीक होती है, सिर्फ संडे को ऑफ रखते हैं हम लोग, बाकी पूरे वीक ट्रेनिंग होती है। उसमें कुछ अल्टीमेट्स डे बनाए हुए हैं हमें कि इस दिन हमें ये करना है, इस दिन हमें पूरा एक शेड्यूल चार्ट बनाया हुआ है कि 3 दिन हमारे थ्रोइंग के सेशन होंगे, 3 दिन वेट ट्रेनिंग के होंगे, और उसमें से हाफ सेशन इस चीज़ का होगा, हाफ सेशन इस चीज़ का होगा। उसके हिसाब से हमने शेड्यूल कर रखा है। ओके। तो हमने शेड्यूल करने के बाद अब जो पैसा मुझे फंडिंग से, मतलब इस फाइनेंस से मिलता था, उसका मैं सप्लीमेंट ले लेता था अपना। अब बात आती थी खाने की, समस्या आती थी कि खाना कहाँ से आएगा, क्योंकि जो पैसा मिल रहा है उसका सप्लीमेंट आ रहा है। और सप्लीमेंट ही मैं कह सकता हूँ कि हम थर्ड पार्टी का ले पा रहे थे, थर्ड क्वालिटी का, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट अफोर्ड कर पाएँ। तो अभी जो आप सप्लीमेंट लेते हो, अभी जो आपका जैसे न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि एथलीट के लिए न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी जो आपका न्यूट्रिशन है, सप्लीमेंट्स हैं, फूड है, डाइट है, वो सब आप अपने आप ही मैनेज कर रहे हो, ये आप बता रहे हो? हाँ, मैं अपने हिसाब से, मतलब मुझे नहीं पता कि कितना किस क्वांटिटी में खाना है, मतलब मुझे लग रहा है कि मेरे शरीर में थोड़ी स्फूर्ति आ रही है इस चीज़ से, तो मैं उसको डबल खाऊंगा। और लग रहा है कि थोड़ा दिक्कत कर रही है, उस चीज़ को स्किप कर दूंगा। कोई चीज़ अच्छी लग रही है कि हाँ खाने में टेस्टी है, मज़ा आ रहा है, बॉडी अच्छी लग रही है मुझे, अगले दिन उस चीज़ को डबल ट्रिपल करके और ज़्यादा खाऊंगा फिर उसे। अच्छा। क्या अच्छा रिजल्ट आ रहा बॉडी। ओके। तो मान लीजिए जैसे कल को ओलंपिक जाने का मौका मिलता है, तो उसके अंदर आप कैसे देखते हैं कि आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा वो? देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी खिलाड़ी होते हैं ना, हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो ओलंपिक जाए और देश के लिए मेडल लेकर आए। चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे जैसे हज़ारों खिलाड़ी हों, मेरे से अच्छे खिलाड़ी हों या मेरे से बुरे खिलाड़ी हों, हर खिलाड़ी का एक सपना होता है कि उसके पीछे इंडिया लिखा हो और वो ओलंपिक के लिए मेडल लाए और फ्लैग उसका ऊपर हो। हर खिलाड़ी का सपना होता है। और रही बात मेरी कि मैं ओलंपिक के मेडलिस्ट के लिए जाऊँगा, हर कोई खिलाड़ी मेडल के लिए जाता है, अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट देता है, वहाँ पे जाकर मेडल आए या ना आए वो डिपेंड करता है उस सिचुएशंस पे, क्योंकि हर खिलाड़ी का एक दिन होता है और हर दिन उसकी बॉडी, उसका परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं होता। राइट। हर खिलाड़ी का एक दिन होता है। तो उसी हिसाब से अब मैं मानता हूँ जिस परसेंट की 90% में से 10% मेरा मेडल आ जाता है या 99% मेरा मेडल आ जाता है, उस मेडल के बाद में मैं मानता हूँ कि मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। एक तरफ मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं था, एक तरफ मेरे पास इतना पैसा होगा कि मैं सोचूंगा किसी की हेल्प करूँ उस टाइम, क्योंकि मैंने ग्रास रूट की लेवल पे देखा है कि लोग सपोर्ट नहीं करते। तो कहीं ना कहीं मैं अपने जैसा एक बंदा ढूंढूंगा जिसके पास सपोर्ट नहीं है, लेकिन हाँ वो उसके अंदर टैलेंट है, भाई ये कर सकता है। ऐसे ही जैसे मेरे अंदर किसी ने ढूंढा, वैसे ही मैं भी कोशिश करूँगा कि कोई ऐसा बंदा मिले कि जिसके अंदर टैलेंट हो और मैं उसको सपोर्ट करूँ। वेल रंजीत, आपकी स्टोरी बहुत मोटिवेशनल है। थैंक यू सर। मैं आपके पूरे मैचेस देखूंगा, आई विल बी फॉलोइंग यू, राइट, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो